नमस्कार साथियों। इसे संयोग नहीं कहा जा सकता है, इसे केंद्र सरकार की मनमानी भी नहीं कहा जा सकता है कि जो लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए राजनीति में आए थे और जो लोग जिनका मुद्दा ही भ्रष्टाचार था और जिन लोगों ने सभी राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया था, वो लोग आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में जिस तरह से आबकारी मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए और उसके बाद में कल ही जो है सीबीआई ने जो मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्हें समन जारी किया है। समन मिला है केजरीवाल को और सीबीआई ने तलब किया है पूछताछ के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि जो आबकारी मामला है दिल्ली का, जो आबकारी घोटाला है दिल्ली का, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को समन मिला है और जिस तरह से पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है, सेम इसी तरह से मनीष सिसोदिया को भी समन मिला था और पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि यदि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्ट है, तो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को कैसे मिल गया। साथियों, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आज की तारीख में लोग भी लालची हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली की सब्सिडी को लेकर, राशन को लेकर, महिलाओं की बसों में फ्री सेवा को लेकर जिस तरह से एक लोभ लुभावनी योजना चलाई, तो निश्चित रूप से दिल्ली के लोग उससे प्रभावित हुए और दूसरे के लोग, जो राज्यों के लोग हैं, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल ही फ्री योजना चला रहा हो। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ भी राशन को लेकर फ्री योजना चला रहे हैं। केंद्र सरकार की भी योजना फ्री योजना चल रही है। तो देश में जमीनी मुद्दों को छोड़ के, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, जमीनी मुद्दों को छोड़कर जिस तरह से राजनीति होने लगी, लोग लुभावने योजनाओं के माध्यम से, फ्री योजनाओं के माध्यम से, यह कहीं ना कहीं से घातक साबित हो रही है साथियों। और जितने भी राजनीतिक दल, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार जब शक्ति करती थी तो विपक्ष के नेता जेल जाते थे। वो भ्रष्टाचार के मामले में कम जाते थे, वो आंदोलन के मामले में ज़्यादा जाते थे, वो विरोध करने के मामले में ज़्यादा जाते थे। अब उदाहरण देख लीजिए जेपी क्रांति का। जेपी क्रांति में कितने लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए थे विपक्ष के? सारे लोग इमरजेंसी का विरोध करने पर जेल में गए थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी, उनकी अराजकता का विरोध करने पर जेल में गए थे। आज के जो नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मामला हो, सत्येंद्र जैन का मामला हो, या अरविंद केजरीवाल को समन मिला हो, या राजद में तेजस्वी यादव पर जिस तरह से जो है गिरफ्तारी की जो तलवार लटकी हुई वो मामला हो, शरद पवार ने भी जो है जिस तरह से विपक्ष की मजबूती की हवा निकाली है जेपीसी मामले में, अडानी मामले में, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को गिरफ्तारी का, जेल में जाने का डर सता रहा है साथियों। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग जमीनी मुद्दों को लेकर, आंदोलन को लेकर एकजुट हुए नहीं दिखाई देंगे। आप एक उदाहरण बता दीजिए देश में, तो इन लोगों, विपक्ष ने एकजुट होकर जनहित में कोई आंदोलन किया हो, वोट बैंक की राजनीति को लेकर। जैसे आप अखिलेश यादव देख लीजिए, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और जो है चंद्रशेखर सिंह, चंद्रशेखर आजाद हैं, तीनों जो हैं अभी कल अम्बेडकर जयंती पर तीनों की जो है लामबंदी दिखाई दी। तो साथियों, आंदोलन, तीनों ने कोई आंदोलन नहीं किया इकट्ठा होकर बड़ा कोई, लेकिन क्योंकि सोचते हैं अखिलेश यादव तो ये एक्सपेरिमेंट कई बार कर चुके हैं, खुद बसपा के साथ मिलकर कर चुके हैं। तब भी कई ये लोकसभा चुनाव में ये माना जा रहा था 2009 के चुनाव में कि नहीं,
अब तो जो है 2009 नहीं 2014 के चुनाव में जो ये माना जा रहा था कि अब तो जो है बसपा और सपा दोनों मिल चुके हैं और दलित वोट बैंक और पिछड़ा मुस्लिम मिलके जो है कोई हरा नहीं पाएगा। क्या हुआ? और आज यदि अखिलेश यादव ये सोच रहे हो कि MY मेरे साथ में है, उधर जयंत चौधरी के साथ में जाट वर्ग है, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में जो है दलित वर्ग है, तो ये समझ लीजिए आप लोग कि वोट बैंक की राजनीति करने से देश का भला नहीं हो सकता है। और विपक्ष इसमें कहीं से दो राय नहीं, आज की तारीख में विपक्ष वो कमज़ोर साबित हो रहा है, ज़मीनी मुद्दों को लेकर एकजुट हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और केंद्र सरकार तो शिकंजा कसे ही गई, आप देख लीजिए। लेकिन विपक्ष क्या करता है? आप 2019 का चुनाव उठा के देखिए, वही समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री की अग्रिम शुभकामनाएं दे दी थी। और वही शरद पवार जो इस समय विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं, और वो समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं। विपक्ष की भूमिका भी आप निभाओगे और आप सत्तारूढ़ पार्टी की तारीफ भी करोगे, और जब विपक्ष मजबूत होगा आप उस मुद्दे की हवा भी निकाल देंगे। तो विपक्ष जो है एकजुट नहीं हो पा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज की तारीख में इस विपक्ष पे बदलाव का विश्वास नहीं किया जा सकता। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि बदलाव करना है देश में तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जनता को, जो लोग देश का भला चाहते हैं और जो लोग ज़मीनी मुद्दे उठाने चाहते हैं और ज़मीनी मुद्दे उठा रहे हैं, उन्हें मिलकर एक वैकल्पिक व्यवस्था देश में लागू करनी होगी। वैकल्पिक एक मोर्चा हो, संगठन हो, वो तैयार करना होगा। वंशवाद के बल पर जो इस समय विपक्ष तैयार, जो नेतृत्व खड़ा हुआ है, स्थापित नेतृत्व है, इससे बदलाव की उम्मीद नहीं करी जा सकती है साथियों। और आप और ये भी मान लीजिए 2024 का जो चुनाव है, तो देख लीजिए आप चुनाव आते आते किस तरह से विपक्ष को जो है सत्ता पक्ष किस तरह से कमज़ोर करेगा। और बड़ा आज की तारीख में आप विधानसभा देख लीजिए, आप लोकसभा देख लीजिए, विपक्ष हावी रहता था सत्तारूढ़ पार्टी पर। आज देखा जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष पर हावी रहती है। तो ये जो कमजोरी विपक्ष की है, इसमें मैं कोई कांग्रेस की तारीफ नहीं करना चाहूँगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। राहुल गांधी आगे बढ़कर जो राजनीति कर रहे हैं वो विपक्ष का कोई नेता नहीं कर पा रहा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। भले ही वो वंशवाद के बल पर स्थापित हुए हो, लेकिन आज की तारीख में विपक्ष पर कोई विश्वास, बड़ी उम्मीद कर रहा बेमानी साबित होगी साथियों। तो जो लोग ज़मीनी मुद्दे उठा रहे हैं, जो लोग देश का भला चाहते हैं, जो लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उन्हें मिलकर एक वैकल्पिक मोर्चा देश में खड़ा करना होगा साथियों। नमस्कार।